हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 8 मई और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। और जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं, मैं आपको करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके जीएस भी पढ़ाता हूं। तो इनमें आज हम लोग जानेंगे नदी और उनके ऊपर बने डैम के बारे में। ठीक है, यानी नदी और बांध के बारे में जानेंगे। कुछ महत्वपूर्ण नदियों के ऊपर जो बांध बने हैं उनको हम लोग आज तैयार करेंगे। तो पूरी वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक भी पॉइंट वीडियो का मिस मत कीजिएगा। करंट अफेयर के साथ साथ अब आप स्टैटिक जीके जीएस भी अपना बहुत ही बेहतर तरीके से तैयार करते चलोगे। इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी हमारे, और हमारे एमजेटी ऐप पर भी मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चन की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था, निम्न में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं बहती है? तो ये तीनों ही नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर नहीं बहती हैं। ठीक है, अगला था, निम्न में से कौन सा सागर या झील अजरबैजान के पास में स्थित है? तो मैंने आपको मैप में शो करा कर दिखाया था कैस्पियन सागर। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया है उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने दोस्तों आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है। ये क्यों लॉन्च किया गया है? तो इससे दोस्तों यूपी के जो लोग हैं उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये लॉन्च किया गया है। इस ऐप को डेवलप किया है आयुष मंत्रालय ने। ठीक है, तो आयुष मंत्रालय अब इस ऐप के थ्रू ये बताएगी कि कैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का यूज करके अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कर सकते हैं। आप सभी को पता होगा हमारे शरीर के अंदर एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जो रोगों से लड़ने में हमारी मदद करती है। तो कोविड-19 से लड़ने में सबसे ज़्यादा यही कारगर है। इस समय यही रिसर्च का दावा है। तो इस वजह से लोग अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकेंगे। वो कैसे बढ़ाएंगे, इस ऐप के थ्रू उसमें निर्देश दिया गया रहेगा। क्लियर है बिल्कुल। चलिए अब आया है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं पिछले दिनों में उनको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अभी उत्तर प्रदेश ने ही दोस्तों अन्नपूर्णा और सप्लाई मित्र पोर्टल लॉन्च किया था, इसे याद रखना है। उत्तर प्रदेश बना था पूल टेस्टिंग शुरू करने वाला पहला राज्य, इसे भी आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश ही दोस्तों बना था जियो टैग कम्युनिटी किचन लॉन्च करने वाला भी पहला राज्य, इसे भी ध्यान रखना है। जितने भी पहले राज्य बने उसे आपको ध्यान रखना है। जैसे ही पहला जुड़ जाए वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने बहुत बार आपको बताया इस चीज़ को। अच्छा, उत्तर प्रदेश ही पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत एक दिन में सबसे ज़्यादा खाद्य का यानी सबसे ज़्यादा चावल का वितरण करने वाला राज्य बना था, ये आपको याद ही होगा। अगला है, वर्चुअल कोर्ट के जरिए सुनवाई करने वाला भी पहला राज्य बना था उत्तर प्रदेश। तो इतने पॉइंट आपको उत्तर प्रदेश से रिवाइज कर लेना है। चलिए अब उत्तर प्रदेश के बारे में स्टैटिक पॉइंट जानते हैं। लखनऊ है यहाँ की राजधानी, आनंदीबेन पटेल जी यहाँ की गवर्नर हैं, सीएम है योगी आदित्यनाथ जी। दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी है उत्तर प्रदेश में ही। आज हम लोग दोस्तों स्टैटिक जीके जीएस के पॉइंट में डैम के बारे में जानेंगे, यानी बांध के बारे में जानेंगे। धीरे धीरे करके एक एक करके सारी चीज़ों को हम लोग कवर अप करते चलेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग राज्यों के बारे में भी जानेंगे। चलिए, उत्तर प्रदेश 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, और एक केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। क्लियर है बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, इसके गोविंद माथुर जी हैं हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाईकोर्ट की, ये आपको याद रहना चाहिए। अगला है, हिमाचल प्रदेश ने परिवार के सदस्यों को शिक्षित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? तो हिमाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में परिवार के सदस्यों को शिक्षित करने के लिए एक निगाह नाम का कार्यक्रम शुरू किया है। ये निगाह कार्यक्रम क्या करेगा? तो दोस्तों देश के जो अन्य हिस्सों से जो लॉकडाउन में अभी तक फंसे हुए थे वो जब अब थोड़ा ढील दी जा रही है तो हिमाचल प्रदेश में वापस आ रहे हैं। तो जब वो वापस आ रहे हैं अपने घरों में, होम क्वारंटाइन किया जा रहा है उनको, तो उनके परिवार वालों को शिक्षित करने के लिए, उनके परिवार वालों को बताने के लिए कि कैसे होम क्वारंटाइन को फॉलो किया जाए, इसके लिए ये निगाह कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब इस कार्यक्रम के तहत जो भी आशा कार्यकर्ता होंगी, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होंगी, ठीक है, या फिर जो अदर भी जो भी मेडिकल स्टाफ्स होंगे, वो सभी उनके परिवार वालों को जाकर अवेयर करेंगे, जागरूक करेंगे कि कैसे वो लोग होम क्वारंटाइन का पालन करें, जिससे कोविड-19 जो है वो फैलने ना पाए। क्लियर है। तो यही है निगाह कार्यक्रम। हिमाचल प्रदेश आया है। हिमाचल प्रदेश के बारे में क्या क्या रिवाइज कर सकते हैं? हिमाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में ऑनलाइन परामर्श देने के लिए डॉक्टर्स का एक ई संजीवनी ओपीडी शुरू किया था।
और हिमाचल प्रदेश ने ही दोस्तों एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन भी शुरू किया था। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में थोड़ा सा और स्टैटिक पॉइंट जानिए। शिमला है यहाँ की राजधानी, शिकारी देवी अभ्यारण्य है हिमाचल प्रदेश में ही, जयराम ठाकुर बीजेपी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश मैप में कहाँ है? ये रहा हिमाचल प्रदेश। ये न्यू इंडिया का मैप है, तो आप लोग यही एक्यूरेट मानेंगे। लद्दाख से अपना बॉर्डर शेयर करता है, जम्मू कश्मीर से अपना बॉर्डर शेयर करता है, ये दोनों ही यूनियन टेरिटरी बन चुकी हैं, केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। ठीक है, उत्तराखंड से अपना बॉर्डर शेयर करता है, उत्तर प्रदेश से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है, और हरियाणा और पंजाब से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं लिंगप्पा नारायण स्वामी। अच्छा दोस्तों, जितने भी हाईकोर्ट हैं उनके जो चीफ जस्टिस हैं और जितने भी राज्य के स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं, उन सभी की लिस्ट आपको मिल जाएगी MZT ऐप पर पोस्ट कैटेगरी में। तो जाइएगा स्टडी मटेरियल या पोस्ट कैटेगरी में ओपन कीजिएगा उसको, और वहाँ पर जाकर आप लोग अच्छे से रीड कर सकते हैं, याद कर सकते हैं जितने भी स्टेट के चीफ जस्टिस हैं, गवर्नर हैं और चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान शुरू किया? तो अभी हाल ही में नीति आयोग ने दोस्तों शुरू किया है सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत दोस्तों जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो भी जिस भी घर में जो वरिष्ठ नागरिक रहते हैं, सीनियर सिटीजन रहते हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए कोविड-19 से कैसे उनको बचाया जाए, इसके लिए लोगों को अवेयर किया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा कि कैसे लोग अपने घर के बूढ़े बुजुर्गों को सेव कर सकते हैं। ठीक है, कोविड-19 से बचा सकते हैं। तो इसके लिए नीति आयोग ने पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर के ये कार्यक्रम शुरू किया है। अब आया है नीति आयोग। तो नीति आयोग के बारे में हम लोग जान लेते हैं। वैसे तो नीति आयोग पर मैंने आपको डेडिकेटेड वीडियो दी है, आपको उसे कैसे देखना है, MZT ऐप को ओपन करना है, उसमें आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर जाकर बोल देना है नीति आयोग। इसकी क्विज भी आपको दी गई है और इसकी वीडियो भी आपके पास है, तो डिटेल में आपको जानकारी मिल जाएगी। मैं आपको बार बार इसीलिए कहता हूँ क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो सर्च करते हैं वो पाते नहीं हैं। तो सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे मिश्रा जी टेक्निकल MZT ऐप पर, जाकर आपको सर्च करना है। चलिए फिलहाल बात कर लेते हैं बेसिक जानकारी की। तो 1 जनवरी 2015 को दोस्तों योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग किया गया था। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और इसके प्रधानमंत्री जो होते हैं वो होते हैं अध्यक्ष। तो वर्तमान में और पहले इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं। डॉक्टर राजीव कुमार जी इसके उपाध्यक्ष हैं और CEO हैं अमिताभ कांत जी। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो इराक के नए प्रधानमंत्री दोस्तों बन गए हैं मुस्तफ़ा अल कदीमी। कौन? मुस्तफ़ा अल कदीमी। ये इराक के पूर्व खुफिया प्रमुख रह चुके हैं और अब इन्हें इराक का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। अच्छा, अगर आपको याद हो दोस्तों कि इराक के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे आदिल अब्दुल महदी, जब से उन्होंने इस्तीफा दिया है तब से इराक में उठापटक चल रही है। अगर आपको याद हो तो अभी कुछ दिन पहले मोहम्मद अल्लावी बने थे, लेकिन फिर कैबिनेट के गठन में वो असफल रहे। फिर वहाँ के जो राष्ट्रपति थे बरहम साली, उन्होंने अदनान अल जुल्फी को बना दिया और उनको 30 दिन की मोहलत दी कि 30 दिन में वो अपनी कैबिनेट का गठन करें। वो भी असफल रहे। फिर अब मुस्तफ़ा अल कदीमी को बना दिया गया इराक का नया प्रधानमंत्री। तो अब करंट टाइम पर मुस्तफ़ा अल कदीमी है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इराक के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। इराक के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं बरहम साली। यहाँ की राजधानी है बगदाद, इराकी दिनार है यहाँ की करेंसी, नेशनल असेंबली है यहाँ की संसद का नाम। इराक देख लेते हैं थोड़ा सा और डिटेल में मैप में है कहाँ पर। ये रहा हमारा प्यारा भारत और ये रहा इराक ग्रीन कलर का। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये बड़ा सा जो कंट्री है बगल में ये है ईरान, ये इराक है। इराक के नीचे इधर बड़ी सी जो कंट्री है ये है सऊदी अरब। ओके, इराक के ऊपर ये जो दिख रहा है ये है सीरिया, और इराक के इधर ये जो दिख रहा है ये है जॉर्डन, और इधर है ये छोटा सा इजराइल। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। इधर ये है दोस्तों लाल सागर, इधर भूमध्य सागर, और ये है इधर सुएज नहर, जो तीनों अलग करती हैं एशियन कॉन्टिनेंट को अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको याद होनी चाहिए। बहुत बार मैं आपका रिवीजन करा चुका हूँ और अक्सर यहाँ से कोई ना कोई कंट्री चर्चे में रहती ही है। ओके, इधर ये तुर्की है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है विश्व एथलेटिक दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एथलेटिक्स डे दोस्तों इस बार मनाया गया 7 मई को। वैसे तो दोस्तों ये हर साल चेंज होता रहता है, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि मई मंथ में ही ये पड़ता है। तो इस बार ये 7 मई को मनाया गया है। ठीक है, अच्छा डिसाइड कौन करता है? डिसाइड वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा किया जाता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स का पुराना नाम था IAAF और अभी हाल ही में दोस्तों चेंज हुआ था। मैंने आपको बताया था इसके बारे में, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन था।
और अब चेंज होकर इसका नाम वर्ल्ड एथलेटिक्स कर दिया गया था। तो वर्ल्ड एथलेटिक्स ही डिसाइड करता है कि कब मनाया जाएगा वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। तो पहली बार ये मनाया गया था 1996 में, 1996 में। इस बार की इसकी थीम भी रखी गई है। क्या है थीम? इसकी थीम है एथलेटिक्स फॉर ए बेटर वर्ल्ड। क्या है? एथलेटिक्स फॉर ए बेटर वर्ल्ड। अच्छा, वर्ल्ड एथलेटिक्स आ गया है तो इसके बारे में थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। वर्ल्ड एथलेटिक्स की स्थापना हुई थी 1912 में और इसका हेडक्वार्टर है मोनाको में। और वर्तमान में इसके जो हेड हैं वो हैं सेबेस्टियन कोए। कौन है? सेबेस्टियन कोए। अच्छा, वर्ल्ड एथलेटिक्स का अगला संस्करण होने वाला है 2022 में। कहाँ पर होगा? ये होगा यूगेन, अमेरिका में। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में विशाखापत्तनम के एलजी पॉलीमर प्लांट में कौन सी गैस का रिसाव हुआ? तो अभी हाल ही में दोस्तों विशाखापत्तनम में एलजी पॉलीमर प्लांट में एक गैस का रिसाव हुआ है। गैस लीकेज की घटना सामने आई है कल, और उस गैस का नाम है स्टायरिन गैस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है और बहुत ही बड़ी घटना ये मानी जा रही है, क्योंकि दोस्तों इसमें अभी तक 11 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। एक्चुअली में विशाखापत्तनम के आउट एरिया में एक है गोपालपट्टनम, वहीं गोपालपट्टनम में है एलजी पॉलीमर प्लांट। उसी प्लांट में दोस्तों गैस रिसाव हुआ, उस गैस का नाम था स्टायरिन गैस। रात से ही ये गैस लीक होना शुरू की और सुबह होते होते बहुत से लोग दोस्तों इस गैस की वजह से बेहोश पड़े हुए थे। कुछ लोगों की मृत्यु भी हो चुकी थी और कुछ लोगों की हॉस्पिटल में मौत हुई। इसका इफेक्ट प्लांट के 3 किलोमीटर की रेंज में देखा गया है और हालांकि वहाँ के 9 गांवों को खाली करा लिया गया है, उसके आसपास के जितने गांव थे। ठीक है, लगभग 2000 लोग इवैक्यूएट किए जा चुके हैं। इस गैस की खासियत ये होती है दोस्तों कि इस गैस को सूंघने से सांस लेने में प्रॉब्लम आने लगती है, चक्कर आने लगता है, वोमिटिंग होने लगती है और ज़्यादा मात्रा में अगर शरीर के अंदर ये गैस पहुंच जाती है तो आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। अच्छा, आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड 1984 का कांड भोपाल गैस त्रासदी, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी याद रखना है। उसमें जो गैस लीक हुई थी उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड, तो इसे भी याद रखना है। चलिए अगला बात करते हैं। हाल ही में कैप्टन विजयंत थापर की जीवनी विजयंत एट कारगिल का विमोचन हुआ। इनको कौन सा वीरता पुरस्कार मिल चुका है? तो इनको मिल चुका है दोस्तों वीर चक्र का पुरस्कार, विजयंत एट कारगिल। ये बुक लॉन्च की गई है जो कि कैप्टन विजयंत थापर की जीवनी पर आधारित है। कैप्टन विजयंत थापर शहीद हो चुके हैं और मरणोपरांत इनके ऊपर जो बुक लिखी गई विजयंत एट कारगिल द लाइफ ऑफ ए कारगिल हीरो, इस पुस्तक को लॉन्च किया गया है। इस बुक में इनकी पूरी लाइफ स्टोरी बताई गई है। चलिए अब कुछ और भी बुक्स आई थी जो इम्पोर्टेंट बुक थी, उनके बारे में मैं आपका रिवीजन करा देता हूं जो पिछले महीने आई थी। एक था सटलिंग टू द टॉप, वी कृष्णा स्वामी जी ने लिखा था, पीवी सिंधु की जीवनी पर आधारित थी, सटलिंग टू द टॉप। और एक कोविड-19 से रिलेटेड एक बुक लिखी गई थी, उसे भी आपको याद रखना है, हाउ कंटेजियन वर्क्स, उसे लिखा था पाउलो गियोर्डिनो ने। दोस्तों कल ई बुक लॉन्च हो चुकी है हमारी अप्रैल मंथ की, और ऐसे ही कैटेगरी वाइज हर चीज़ें उसमें दी गई रहती हैं, यानी पुस्तकें लेखक अलग से दिया गया रहता है, नियुक्तियां निधन इस्तीफे अलग दिए रहते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड घटनाएं, कोविड-19 से रिलेटेड घटनाएं, यहाँ तक कि इस बार कोविड-19 में जो भी ऐप और पोर्टल लॉन्च हुए थे उसके लिए भी अलग कैटेगरी बनाई गई है, तो सभी एक ही जगह पर मिल जाएंगे आपको। तो सारी चीज़ें आपको कैटेगरी वाइज पढ़ना है और 100% गारंटी के साथ अगर आपको तैयार करना है करंट अफेयर, तो आप लोग हमारी ई बुक को जरूर परचेज कीजिएगा। अगर आपने अभी तक किसी भी ई बुक को नहीं लिया है हमारी, तो एक ई बुक लेकर के देखिए आप लोग, उसके बाद ही आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी और भी जानकारियाँ भी मिल जाएंगी कि कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसे आप लोग डाउनलोड करोगे, कहाँ से खरीदोगे, तो सस्ते में मिल जाएगा। तो आप लोग सारी जानकारियाँ पढ़ लीजिए, टाइटल को टच कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन बने? तो अभी हाल ही में तरुण बजाज को बनाया गया दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड का नया डायरेक्टर, तरुण बजाज। ये दोस्तों कौन है? ये 1988 बैच के IAS ऑफिसर हैं और इससे पहले ये आर्थिक मामलों के सचिव भी रह चुके हैं, वहीं PM ऑफिस में ये एडिशनल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, तरुण बजाज। तो अब ये अतनु चक्रवर्ती की जगह पर आए हैं नए निदेशक बनकर। कहाँ पर? भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के केंद्रीय बोर्ड का। इससे पहले अतनु चक्रवर्ती जी थे, अभी आपको याद हो 30 अप्रैल को वो रिटायर हुए। ओके, नेक्स्ट है, हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के महानिदेशक का कार्यभार संभाला? तो अभी हाल ही में DPS नेगी बनाए गए दोस्तों श्रम ब्यूरो के महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल।
साथ ही साथ में DPS नेगी जो हैं दोस्तों, ये इसी मंत्रालय में सीनियर एडवाइज़र का भी काम संभालेंगे, यानी कि ये वरिष्ठ सलाहकार का भी काम देखेंगे। ठीक है, इससे पहले ये क्या थे, तो इससे पहले ये MSME विभाग में ये एडवाइज़र रह चुके हैं, DPS नेगी जी 1985 बैच के 1985 बैच के IES ऑफिसर हैं, यानी इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के ऑफिसर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है हाल ही में किसे लोक लेखा समिति का दोबारा अध्यक्ष बनाया गया। तो अभी हाल ही में अधीर रंजन चौधरी जी को लोक लेखा समिति का दोबारा अध्यक्ष बनाया गया है। संसद की लोक लेखा समिति यानी कि पार्लियामेंट्स पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो इसके अध्यक्ष बनाए गए अधीर रंजन चौधरी, दोबारा ये बनाए गए हैं, इससे पहले भी ये थे। किसने नियुक्त किया, तो इनकी नियुक्ति की है लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, उन्होंने की है। ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। अब लोक लेखा समिति होता क्या है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। लोक लेखा समिति दोस्तों, जो भारत सरकार जितने भी सरकारी खर्चे करती है तो उनकी जांच यही करता है, PAC यानी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, ये हमेशा विपक्ष पार्टी का ही होता है, यानी जैसे BJP पार्टी की सरकार चल रही है तो विपक्ष पार्टी सबसे बड़ी पार्टी कौन है, कांग्रेस है, तो कांग्रेस पार्टी के ही जो होंगे वही नियुक्त किए जाएंगे PAC पर। ठीक है, क्योंकि वही तो असली में कैसे चेक कर पाएंगे कि सरकारी खर्चे कितना कर रही है भारत सरकार, इसी वजह से विपक्ष पार्टी का ही नियुक्त किया जाता है। ओके, अच्छा एक चीज़ और, लोक लेखा समिति जो है दोस्तों, ये भारत की सबसे पुरानी समिति है, सबसे पुरानी कमेटी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसमें टोटल होते हैं 22 सदस्य। अब ये जो 22 सदस्य होते हैं, इनमें से 15 तो होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। ठीक है, इनका कार्यकाल होता है 1 वर्षों का, यानी कि 1 वर्ष के लिए ये नियुक्त किए जाते हैं। क्लियर बिल्कुल इतना। तो बस दोस्तों, ये तो था आज के दिन का टॉप 10 करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दिया करो। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग स्टैटिक जीके जीएस के पोर्शन की। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे भारत की नदियों पर बने बांध के बारे में। ठीक है, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो जल्दी से, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्टैटिक जीके जीएस के पोर्शन में हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ें जान ली हैं, भारत की नदियों से भी रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग जान चुके हैं। तो आज हम लोग उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग बात करेंगे भारत की नदियों के ऊपर जो बने हुए प्रमुख बांध हैं, डैम हैं, उनके बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो जानिए ये डैम या बांध होता क्या है। तो दोस्तों, डैम या बांध जो होता है वो जब भी कहीं भी किसी भी नदी का पानी कहीं पर स्टोर करना होता है एक साथ, तो फिर बनाया जाता है डैम या बांध। अब स्टोर करने के पीछे के भी कुछ रीजंस होते हैं। जैसे सबसे बड़ा रीज़न तो ये होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, यानी जब पानी को एक जगह स्टोर करके एक साथ गिराया जाता है तब फिर उसके नीचे जो टरबाइंस लगे होते हैं, बड़े बड़े मोटर्स लगे होते हैं, वो घूम उठते हैं और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न होता है सिंचाई के काम में, सिंचाई का भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, डैम से तो जो बांध होते हैं उनका पानी जो होता है वो सेपरेटली धीरे धीरे करके छोड़ा जाता है, अलग अलग जगहों पर छोड़ा जाता है, जिससे सिंचाई की व्यवस्था हो पाती है। तो ये 2 सबसे बड़े मेजर रीजंस हैं डैम बनाने के। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे बेसिक पॉइंट आपको पता ही होना चाहिए वो होता है सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, सबसे लंबा डैम कौन सा है और सबसे पुराना डैम कौन सा है। ठीक है, डैम यानी बांध होता है, तो आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। चलिए, अब सबसे ऊंचा बांध कौन सा होता है। सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों टेहरी बांध। टेहरी बांध कहाँ पर है, टेहरी बांध है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भागीरथी नदी है। तो मैंने आपको बताया था भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती है तभी बनता है गंगा नदी। ठीक है, तो उसी भागीरथी नदी पर है टेहरी बांध उत्तराखंड में, और वो है भारत का सबसे ऊंचा बांध। क्लियर। और सबसे लंबा बांध कौन सा है, सबसे लंबा बांध दोस्तों यहाँ पर है उड़ीसा में। उड़ीसा में है महानदी। महानदी के ऊपर बना हुआ है सबसे ऊंचा बांध भारत का। ठीक है, हीराकुड बांध। हीराकुड बांध महानदी पर है। क्लियर। अब बात सबसे पुराने बांध की। तो सबसे पुराने बांध के लिए दोस्तों आ जाइए साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में। ये रही कावेरी नदी। कावेरी नदी बहती है दोस्तों, ये तमिलनाडु में भी होकर जाती है। तो तमिलनाडु में यहीं पर दोस्तों है कल्लाई नाई डैम। तो इसी कल्लाई नाई डैम यानी कल्लाई नाई बांध जो है वो भारत का सबसे पुराना बांध है। ये बताया जाता है कि 100 BC से लेकर के 100 AD के बीच में ये बनाया गया है। ओके, चलिए, अब ये तो कुछ बेसिक पॉइंट हो गए जिसको आपको पता होना ही चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डैम की, जैसे रिहंद बांध।
रिहंद बांध दोस्तों उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर पड़ता है। ठीक है, रिहंद नदी पर बना बांध रिहंद बांध है, उत्तर प्रदेश में है। ये बहुत ईजी है, आप लोग याद कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है भाखड़ा नांगल बांध। भाखड़ा नांगल बांध दोस्तों ये है सतलुज नदी पर। सतलुज रिवर आपको दिख रही है ना, ये रही सतलुज रिवर। ठीक है, तो सतलुज नदी पर यहीं पर पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में बना है भाखड़ा नांगल बांध। इसे भी याद रखिएगा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में स्थित है। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट डैम है सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर बांध जो है दोस्तों ये गुजरात में स्थित है, और ये तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, नर्मदा नदी पर ये स्थित है गुजरात में। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि सरदार सरोवर बांध के पास में ही अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई है, उसी की डैम के पास में ही तो बनाया गया है। ठीक है, जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, इसे भी याद रखना है। LNT ने इसे बनाया है, बहुत बार इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है। ओके, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। चलिए, तो सरदार सरोवर बांध वहीं पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है। ओके, गुजरात में है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन कौन सा है? मध्य प्रदेश में है दोस्तों, एक तो है इंदिरा सागर और एक है गांधी सागर। याद रखिएगा, गांधी सागर और इंदिरा सागर दो है मध्य प्रदेश में, ये दो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गांधी सागर जो है वो चंबल नदी पर है। चंबल नदी ये रही। ठीक है, चंबल नदी है, जाकर ये यमुना में मिल जाती है। तो चंबल नदी पर है ये गांधी सागर, और इंदिरा सागर जो है वो नर्मदा नदी पर बनी हुई है। नर्मदा नदी भी आप लोग देख रहे हैं। तो ये दो हो गई मध्य प्रदेश का, इसे भी ध्यान रखना आपको। चलिए, अब इसके बाद हम लोग इधर महानदी के बारे में जान ही लिए हैं। सबसे बड़ा हीराकुड बांध है। ठीक है, सबसे लंबा बांध है, उड़ीसा में है। और इसके बाद अगर हम लोग नीचे आएंगे इधर कर्नाटका में, कर्नाटक में 3 डैम जो है वो इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से? कर्नाटक का पहले बॉर्डर देख लीजिए, ये रहा कर्नाटक। ठीक है, यहाँ पर 3 जो डैम है वो इम्पोर्टेंट है। पहला जो है वो है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी ये दिख रही है आपको, तुंगभद्रा नदी पर ही तुंगभद्रा डैम बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। एक है कृष्णा सागर। कृष्णा सागर जो है वो कावेरी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, कावेरी नदी पर कृष्णा सागर बना हुआ है। अब यहाँ पर लोगों को कन्फ्यूजन होती है, कावेरी नदी भी जाती है यहीं से, और यहीं पर है दोस्तों कृष्णा नदी भी जाती है। ठीक है, तो कृष्णा सागर का नाम सुनकर लोग सोचते हैं कृष्णा नदी पर है, लेकिन याद रखिएगा कृष्णा राज सागर, इस डैम को ये भी कहते हैं कृष्णा राज सागर या कृष्णा सागर कहते हैं डैम। ठीक है, लेकिन ये कावेरी नदी पर बहती है। अच्छा, कल की वीडियो में मैंने एक मिस्टेक कर दी थी। ये कृष्णा नदी जो है देख रहे हैं आप लोग मैप में, ये महाराष्ट्र से निकलती है, और मैंने आपको गलती से बता दिया था ये निकलती है कर्नाटक से। महाराष्ट्र के सतारा जिले से ये निकलती है कृष्णा नदी। क्लियर है? अच्छा, कृष्णा नदी जब पहुंचती है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में भी एक डैम पड़ता है, उस डैम का नाम है नागार्जुन सागर। तो नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है, इसे आपको याद रखना है। ओके, अब देखिए दोस्तों, 4 डैम जो हैं वो सागर के नाम से आए हैं, तो इनमें कन्फ्यूजन हो सकती है, तो हम लोग फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में मैंने आपको बताया एक गांधी सागर है और एक है इंदिरा सागर। ठीक है, और इसके बाद मैंने आपको बताया कि कर्नाटक में है एक कृष्णा सागर नाम का, लेकिन वो कावेरी नदी पर बना हुआ है। और चौथा जो मैंने आपको बताया वो नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर जो है वो कृष्णा नदी पर बना है, लेकिन वो आंध्र प्रदेश में है। तो सागर नाम से ये 4 हो गए, इन चारों को क्लियर करके रखिएगा। तो दोस्तों ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट डैम, इंपॉर्टेंट बांध जो नदियों पर बनाए गए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई होप दोस्तों आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी आज की वीडियो से। वीडियो को लाइक शेयर कर देना। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। ये आपके सामने दोनों क्वेश्चन शो हो रहे हैं, इन दोनों क्वेश्चंस के आप लोग आंसर कीजिएगा, डिटेल में आंसर कीजिएगा। और जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि जिनके कमेंट पर एडिटेड लिख कर आएगा उनके कमेंट में उनका नाम नहीं लिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि ऐसे लोग स्पैम करते हैं, तो आप लोग कोशिश यही कीजिएगा कि टोटल फाइनल लिखने के बाद ही कमेंट को पोस्ट कीजिएगा। चलिए बात करते हैं उनके नाम की। नाम है पूजा चौधरी, श्याम शेर कुमार, चांद बाबू, विक्की राज, नरेंद्र मीना, वंदना अग्रवाल, नेहा जायसवाल, महिमा चौधरी, चंद्रकेत कुमार, काजल, दिव्या पांडे, विजय यादव, ज्योति पचौरी, सुरभि गुप्ता, अवंतिका सिंह, गुरुदेव यादव। इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया है, आप लोग भी डिटेल में आंसर किया करो। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा, और आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।